मोचुम खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सुसाइड या हत्या अभी साफ नहीं, जांच में होगा साफ, बोले एसपी। दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाने वाली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है मामला। एनपीए की मांग 7वें दिन भी जारी रहा पशु चिकित्सकों का धरना, मांग पूरी होने तक बेमियादी धरना जारी रखने की चेतावनी। निविदा पूर्ण कर संवेदक को जारी किए गए कार्य आदेश, सूरतगढ़ रेलवे फाटक पर 1 माह बाद डबल बॉक्स आरयूबी का कार्य शुरू होने की उम्मीद। अवैध शराब की रोकथाम के लिए 2 जगह अस्थायी आबकारी चेक पोस्ट स्थापित, आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत नगराना डाबे में स्थापित की गई चेक पोस्ट। सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध हो इंटरप्रेन्योर की सुविधा, बधिर नागरिकों के समक्ष आ रही समस्याओं के निस्तारण की मांग। अब खबरें विस्तार से। जयन के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने वाली तलवाड़ा झील पुलिस थाना क्षेत्र की महिला की ओर से कथित रूप से आत्महत्या करने के मामले को पुलिस प्रथम दृष्टया संदिग्ध मान रही है। परिजनों की ओर से दाह संस्कार के बाद पुलिस को सूचित करना सहित कई ऐसे फैक्ट पुलिस के सामने आए हैं जिसे पुलिस इस मामले को लेकर संदिग्ध मानकर चल रही है। पुलिस मामले के हर एंगल से जांच में जुटी है। एसपी सुधीर चौधरी ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय के सभागार में मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि इस प्रकरण में जैसे ही पुलिस के पास रिपोर्ट आई, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और अनुसंधान शुरू किया गया। पीड़िता के बयान हुए, जहां जहां उसने घटना होने की जानकारी एफआईआर में दी, उसका नक्शा मौका बनाया गया। अनुसंधान में ये बात सामने आई कि मृतक महिला उक्त जयन के साथ पिछले 6 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वह जयन के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी साथ जाती थी। एसपी के अनुसार महिला ने एसपी ऑफिस में उन्हें भी परिवाद सौंपा था। परिवादिया की बात को सुनकर एएसपी की सुपरविजन करने को कहा, क्योंकि उसका कहना था कि महिला एसएचओ उसकी बात नहीं सुन रहा। वहां एक दिन एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर भी बैठी। उसकी काउंसलिंग की गई और कहा गया कि उसकी पूरी बात सुनी जाएगी, परंतु जो कार्रवाई होगी वह कानूनन और कानून के अनुसार होगी। बाद में महिला कार्रवाई से संतुष्ट भी हो गई। एसपी चौधरी के अनुसार मृतका के परिजनों ने सुसाइड की सूचना पुलिस को नहीं थी। एसपी के अनुसार मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन मृतका का मोबाइल फोन मिला है। मोबाइल फोन को रिकॉर्ड में ले लिया गया है। मृतका के परिजनों व दाह संस्कार में शामिल ग्रामीणों के खिलाफ सुसाइड की सूचना न देने पर सबूत नष्ट करने की धाराएं 201 आईपीसी और सुसंगत धाराएं जोड़ दी गई हैं। सुसाइड है या हत्या की है, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है, इसलिए जांच जारी है। क्योंकि यह बात सामने आई है कि राजीनामे के समय भी मृतका ने कुछ राशि प्राप्त की थी, वह भी एक कारण हो सकता है। सभी एंगल से जांच की जा रही है। एसपी चौधरी के अनुसार जब महिला उनके पास आई तो उसका कहना था कि वह जयन के साथ रहना चाहती है, लेकिन अब वह शादी कर रहा है। एसपी के अनुसार फाइल में सभी फैक्ट लिए गए हैं, उसमें कार्रवाई की जा रही है। एसपी के अनुसार ग्रामीणों से हुई बात के बाद कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया संदिग्ध मौत है। जेएन से भी पूछताछ की जाएगी। फाइल में आए फैक्ट को वेरीफाई किया जाएगा। एफआईआर दर्ज की गई, अनुसंधान शुरू किया गया, पीड़िता के बयान हुए, जहाँ जहाँ पे उसने घटना होने का एफआईआर में मेंशन किया था उसका नक्शा मौका बनाया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में बात सामने ये आई कि वो महिला उस जूनियर इंजीनियर के साथ लगभग 6 साल से साथ में रह रही थी और सामाजिक कार्यक्रमों में भी साथ में जाती थी, और ये महिला उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी, उसकी 7 साल की बच्ची है जो उसके पति के साथ ही रहती है। और उसके बाद जो परिवाद मेरे ऑफिस में आया, महिला मेरे पास भी परिवाद लेकर के आई थी, तो परिवादी को हमने ढंग से सुना, उसकी बात को समझा। समझने के बाद एडिशनल एसपी सिकाऊ को सुपरवाइज़ करने के लिए कहा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ये कहना था कि साहब महिला थाना एसएचओ हमारी बात नहीं सुन रहे। उनको बुला के पूछा गया तो उनका कहना ये था कि साहब रात्रि के समय कॉल करते हैं। उनको काउंसलिंग की गई कि आप किसी अधिकारी को रात को कॉल ना करें, कोई इशू अगर आपका है तो महिला एडिशनल एसपी सिकाऊ हैं, आप उनको अपनी बात बताइए। इसमें जो एनजीओ के कुछ लोग हैं उन्होंने भी उसकी काउंसलिंग की। एक दिन वो एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर जरूर बैठी थी, उसकी काउंसलिंग की गई और उसको बताया गया कि जो भी आपकी बात है वो हम पूरी सुनेंगे, परंतु जो कार्रवाई होगी वो कानून के अनुसार होगी, ये उसको स्पष्ट बता दिया गया था। और बाद में वो कार्रवाई से संतुष्ट भी हो गई थी। उसने कहा था कि सर जो भी फैक्ट्स आप बताओगे वो हम फाइल पे लेंगे और जो न्याय के अनुसार कार्रवाई है वो उसमें होगी, क्योंकि वो महिला इतने समय से उसके साथ लिव इन में स्वेच्छा से रह रही थी
मकान का किराया भी जूनियर इंजीनियर द्वारा ही दिया जा रहा था। तो ये सारे फैक्ट हमने फाइल पे लिए हैं। जहाँ तक बात है उसकी सुसाइड की सूचना उसके घर वालों ने हमें नहीं दी। जैसे ही सूचना लगभग 8-9 बजे के आसपास मुझे पता चली, एसएचओ को मैंने डायरेक्शन दिया कि आप तुरंत जाइए और मौका विज़िट कीजिए और जो जहाँ पे घटना हुई है उसको सील कीजिए और कोई भी सबूत मिलता है उसको रिकॉर्ड पे लीजिए। वहाँ पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, परंतु वहाँ पे उसका मोबाइल मिला। मोबाइल को हमने रिकॉर्ड में ले लिया है। सबूत नष्ट करने के जो धाराएं हैं 201 आईपीसी और सुसंगत धाराएं हमने जोड़ दी हैं। उसकी मौत को हम लोग अभी भी उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सुसाइड है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है, क्योंकि बात सामने ये आई है कि उसका जो राजीनामा हो उसमें भी कुछ उसने राशि प्राप्त की थी, तो वो भी कारण हो सकता है। तो हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं इसकी। और जो महिला जब यहाँ पे आई थी उसका ये कहना था कि साहब मैं उस व्यक्ति के साथ में रहना चाहती हूँ। 6 साल तक लगभग वो मेरे साथ में रहा है और अब वो शादी कर रहा है। उसको हमने ये समझाया कि पुलिस का कार्य ये नहीं है कि वो उस व्यक्ति के साथ आपको रहने का हम लोग कर पाएँ, परंतु आपकी जो बात है आप कहिए। तो सारी फाइलें सारी फाइल जो है फैक्ट्स हमने लिए हैं, उसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं। एडवोकेट रेशमी सिहाग ने महिला की ओर से कथित रूप से आत्महत्या करने के मामले में इसे पुलिस की लापरवाही बताते हुए कहा कि अगस्त माह की शुरुआत में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। महिला पुलिस थाना में महिला परिवादी के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतें अक्सर मिलती हैं। एडवोकेट शकुंतला भाटीवाल ने कहा कि यह दुखद घटना है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं। इसके लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, एफआईआर दर्ज करने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती। मुलजिम को थाने में सोफे पर बैठाकर चाय पिलाई जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन महिला को न्याय दिलाता तो आज वह भी जिंदा होती। उन्होंने कहा कि यह बड़ा संवेदनशील मामला है। असंवेदनशीलता की हद हो चुकी है। एक इंसान के जीवन की पुलिस को कद्र नहीं है। सरकार और पुलिस को इस बारे में सोचना चाहिए। इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये आज मैंने न्यूज़ पढ़ी कि दुष्कर्म पीड़िता जिसने एसपी साहब से गुहार लगाई थी कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ जबरदस्ती बहला फुसला के उसके साथ बलात्कार किया गया था एक तरह से, और दूसरा उसने 2 तारीख को ज्ञापन सौंपा था और धरने पर भी बैठी थी वो। 19 सितंबर को उसको जब न्याय नहीं मिला तो उसने सुसाइड किया। ये बड़ा दुखद घटना है और महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इंडिया में कहीं भी देख लो, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और इसके लिए पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जिम्मेवार है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर इस पे अच्छी कार्रवाई करता, इसकी सुनवाई करता तो शायद आज ये जिंदा होती। और इसको इतनी धमकियां मिल रही थी, शायद इसको धमकियां मिलने के कारण ही इसने सुसाइड किया कि वो मेरे को ना मार दे, इसलिए इसने सुसाइड कर लिया। ये पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है बिल्कुल, क्योंकि ये लेडीज की 4 तारीख को एफआईआर हो रही है, उसके बाद में पुलिस कुछ नहीं कर रही है। फिर वो एसपी के फिर पेश हो रही है, वो बार बार थाना में जा रही है तो थाने वाले उसे निकालते हैं, बार बार प्रेशर देते हैं, विचल जा अभद्र व्यवहार भी करते हैं। ये इस लेडीज के साथ ही नहीं हो रहा, ये इन दिनों में काफी सुनने में आ रहा है। कई महिला एडवोकेट भी बता रही है कि हम थाने में जाते हैं तो कहते हैं आप इनको उठा लो, केसों को। तो हर महिलाओं के साथ हो रहा है, ये एक के साथ नहीं है। ये तो इसने काफी जंग किया, बेचारे 4 तारीख को धरने पर बैठी है, फिर एसपी से भी मिली है, फिर भी उसकी सुरक्षा नहीं मिली। तो कहाँ लगता है अभी प्रशासन जागता हुआ है? मुझे तो लगता है प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। जो उसके बिल्कुल सामने नाक के तले बैठी है उसी की नहीं सुनवाई हुई। लास्ट उस महिला को मजबूर होके अब आत्महत्या करनी पड़ी है या उसको मारा गया ये भी नहीं पता, क्योंकि उसको सारे कुछ जला दी गया बॉडी। जब ये भी नहीं कह सकती उसको मारा गया है, और उसने अपनी सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जबकि उसको सुरक्षा नहीं दी गई। हो सकता है उसका कत्ल किया गया। तो इस हालात में देखते हैं जब कहीं भी नारी सुरक्षित नहीं है, हर मुद्दा उठाते हैं अभी नारी सुरक्षित है, ये कह रहे हैं, आज हम कह रहे हैं हर स्कूलों के आगे सादा वर्दी में पुलिस तैयार है, हर महिलाओं के लिए कहते हैं कि सुरक्षा है। कल परसों भी अखबार में देख पड़ा था, वो नाबालिग लड़की थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई और महिला थाने में गई, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लगातार प्रेशर डालते रहते हैं नेताओं के, किसी के प्रभाव में आकर भी इसका मुकदमा ना दर्ज करो। फिर ये थाने खुले कि इसलिए मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे, तो क्यों ना थानों को बंद कर दो। सर बड़ा संवेदनशील मामला है और मैं तो कहता हूँ सरकार को और पुलिस को इस बारे में सोचना चाहिए। बड़ी आश्चर्य की बात है कि भाई एक महिला जो पीड़िता अपने आप की पीड़ा लेके पुलिस स्टेशन में जाती है
अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा देती है पुलिस के सामने कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और उस पर पुलिस गौर नहीं करती है, और गौर करने के बावजूद उस पर राजीनामा का दबाव डालती है। अरे कैसा तुम मतलब ये कर रखा है तुमने, असंवेदनशीलता की मतलब प्रकाष्ठा है और हद है ये तो। और अब परिस्थिति ऐसे बनी कि उसने जब एसपी के सामने जब धरना दे दिया 4 तारीख को, तो 4 तारीख के धरने के बाद भी मतलब वो लोग सचेत नहीं हो रहे। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की घोषणा नहीं करने के विरोध स्वरूप पशु चिकित्सकों का बेमियादी धरना शुक्रवार को 7वें दिन भी जारी रहा। पशु चिकित्सक कामधेनु बीमा योजना और गोपालन विभाग के सभी कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलनरत हैं। अपनी 20 साल पुरानी मांग को लेकर पशु चिकित्सकों ने गुरुवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 11 सूत्री मांगों के क्रम में वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले पशु चिकित्सकों ने 17 दिसंबर 2022 से आमरण अनशन आरंभ किया था। तो कल हम जो पशु चिकित्सक हैं अपनी एनपीए की मांग को लेकर पिछले 20 सालों से ये जो हमारी ये मांग है, इसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना हमारा 16 तारीख से चल रहा है। इसी क्रम में कल 21 तारीख को पूरे जिले से सभी पशु चिकित्सक, गोपालक, विभिन्न गौशालाओं के प्रतिनिधि शहीद स्मारक जयपुर में एकत्रित हुए थे, जिसमें एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें राज्य सरकार से एनपीए की मांग की गई। इसी क्रम में हमारा धरना जो है वो अनिश्चित काल तक, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक जारी रहेगा। दिसंबर और जनवरी में हमने 40 दिन का लगातार धरना दिया था और हम अनशन पे भी रहे थे। उसमें सरकार से सकारात्मक वार्ता हुई थी। मंत्री महोदय और माननीय सीएम साहब ने हमारी एनपीए की जो मांग है उसे पूरा करने की बात कही थी, लेकिन वो मांग आज तक हमारी पूरी नहीं हुई है। तो हम 16 तारीख के बाद से अनिश्चितकालीन धरने पे फिर से बैठे हुए हैं और इसी क्रम में हमारी कल जयपुर में एक विशाल रैली का आयोजन हुआ था। तो हमारी जब तक एनपीए की मांग पूरी नहीं होती है, हम तब तक लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे रहेंगे। और ये हमारी एनपीए की मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है जो अभी 17 राज्यों में सभी जगह दिया जा रहा है। जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक पशुधन बीमा योजना को हमारे द्वारा एक भी वो बीमा नहीं किया जाएगा। जंक्शन में सूरतगढ़ रेलवे फाटक पर निर्मित होने वाले डबल बॉक्स आरयूबी के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से निविदा पूर्ण कर संवेदक को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। संवेदक को 15.32 करोड़ रुपए का कार्यादेश जारी किया गया है। आरयूबी में दोनों तरफ 15-15 यानी कुल 30 बॉक्स लगाए जाएंगे। बॉक्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की माने तो करीब 1 माह बाद इस रेलवे ट्रैक पर ब्लॉक लेकर और सूरतगढ़ फाटक बंद कर आरयूबी निर्माण के लिए खुदाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि हनुमानगढ़ नगर परिषद सीमा में हनुमानगढ़ सूरतगढ़ सड़क पर बनी रेलवे फाटक पर डबल बॉक्स आरयूबी की स्वीकृति मुख्यमंत्री की ओर से बजट घोषणा 2023-24 में दी गई है। आरयूबी के लिए कुल 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इस कार्य की निविदा पूर्ण कर संवेदक को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। संवेदक को 15.32 करोड़ रुपए का कार्यादेश जारी किया गया है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अगस्त 2024 तक की तिथि नियत की गई है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। रेलवे क्षेत्र में 30 बॉक्स बनाए जाने हैं। इन बॉक्स का निर्माण तकरीबन पूर्ण हो चुका है। अग्रिम कार्रवाई के लिए करीब 1 माह बाद रेलवे से ब्लॉक की मांग की जाएगी। ब्लॉक मिलने पर खुदाई का रेलवे फाटक बंद किया जाएगा। इसके अलावा उससे पहले नगर परिषद के साथ समन्वय बनाकर नालियां पीछे करने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बिजली पानी की लाइनों की भी शिफ्टिंग का कार्य करवाने के लिए संबंधित विभाग की डिमांड राशि जमा करवा दी गई है। शीघ्र ही उन विभागों से भी समन्वय बनाकर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। एक्सीएन अनिल अग्रवाल ने बताया कि आरयूबी की हनुमानगढ़ की तरफ करीब 150 मीटर लंबाई प्रस्तावित है। सरस डेयरी तक आरयूबी की अप्रोच रहेगी। वहीं सूरतगढ़ रोड की तरफ जहां जेल की बिल्डिंग समाप्त होती है, उससे थोड़ा पहले तक आरयूबी बनेगा।
उससे आगे अप्रोच का मिलान जेल की बिल्डिंग समाप्त होने की जगह तक होगा। आरयूबी के दोनों तरफ सर्विस रोड प्रस्तावित है ताकि आमजन को आने जाने में सुविधा हो। जेल की तरफ दोनों तरफ सर्विस रोड बनेगी, जबकि हाउसिंग बोर्ड से खुंचा की तरफ जाने वाले रास्ते पर मकसर की तरफ वहां भी एक बॉक्स देकर चालू रखा जाएगा। हनुमानगढ़ की तरफ सर्विस रोड बनेगी। अग्रवाल ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान रेलवे फाटक बंद करने से ट्रैफिक को लेकर ज्यादा समस्या पैदा नहीं होने वाली, क्योंकि श्रीगंगानगर सड़क पर बना डबल बॉक्स आरयूबी चल रहा है। उस आरयूबी से सभी प्रकार के वाहन आ जा सकते हैं। बाईपास से यदि बड़े वाहन शहर में प्रवेश करना चाहेंगे तो वे भी श्रीगंगानगर फाटक पर बने आरयूबी से होकर आ सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के छोटे वाहन उन्हें शहर में आने के लिए सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर रेलवे फाटक के बीच बना आरयूबी मददगार होगा। हनुमानगढ़ नगर परिषद सीमा के अंदर हनुमानगढ़ से सूरत सड़क पर फाटक संख्या 179 पर जो डबल बॉक्स आरयूबी की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत की गई थी। इसके लिए कुल 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। उक्त कार्य की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर उसके संवेदक को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। संवेदक को लगभग 15.32 करोड़ रुपए का कार्यादेश जारी किया गया है। उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए अगस्त 2024 तक की तिथि नियत की गई है। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है और इसमें जो रेलवे क्षेत्र में 30 बॉक्स बनाए जाने हैं उनका निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है और अब अग्रिम कार्यवाही के लिए लगभग 1 महीने के बाद में क्यूरिंग पीरियड पूरा होने के बाद में हम रेलवे से इसके लिए ब्लॉक की मांग करेंगे और उस समय ये फाटक जो है खुदाई करके बंद किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त उससे पूर्व जो नगर पालिका के सहयोग से नालियां पीछे करनी है या कोई अतिक्रमण चिन्हित करके हटाना है उसको हटाने की कार्यवाही की जाएगी समन्वय बना करके। और इसके अंदर जो यूटिलिटी शिफ्टिंग के काम है, बिजली पानी की लाइनें जो हैं उन्हें हटाने के लिए हमने संबंधित विभाग की डिमांड राशि जो है उनको जमा करवा दी है। शीघ्र ही उनसे भी सहयोग समन्वय बना करके कार्य प्रारंभ करवाएं। कार की टक्कर लगने से बाइक सवार छात्र की मौत के मामले में शुक्रवार को मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम हुआ। जंक्शन पुलिस ने टाउन के जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखा मृतक मयंक बैरवा निवासी वार्ड 12 भट्टा कॉलोनी का शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में मृतक के चाचा की ओर से कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उधर हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्र विपिन पुत्र कन्हैया लाल सुरगढ़ निवासी वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी का श्रीगंगानगर के जन सेवा अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार विपिन की हालत में सुधार है। जानकारी के अनुसार अशोक बैरवा निवासी वार्ड 12 जंक्शन ने लिखित रूप में रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा मयंक बैरवा सुरेशा के रतनदीप स्कूल में पढ़ाई करता था। गुरुवार को मयंक बैरवा और उसका दोस्त विपिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद दोपहर करीबन 12:15 बजे मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस घर लौट रहे थे। जब वे रास्ते में कचहरी रोड पर स्थित पुलिस थाना व पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक पहुंचे तो सामने से आ रही शिफ्ट कार के चालक ने वाहन को लापरवाही और तेजी गति से चलाते हुए उसके भतीजे मयंक बैरवा की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इससे मयंक बैरवा के सिर में गंभीर चोट लगी और विपिन के पैर और सिर में चोट लगी। मोटरसाइकिल का भी काफी नुकसान हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस के जरिए मयंक और विपिन को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, परंतु मयंक बैरवा की रास्ते में ही मौत हो गई। विपिन को रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार छोड़कर फरार हुए चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई कृष्णलाल के सुपुर्द की है। शुक्रवार को शोक स्वरूप रतनदीप स्कूल में अवकाश रखा गया। दोपहर को एक थाने के पास में ही एक्सीडेंट हुआ था। रतनदीप मॉडल के 2 बच्चे जो थे छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहे थे, जिसमें एक लड़का मयंक था और एक विपिन था। दोनों को वहाँ से 108 की सहायता से राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन पहुँचाया गया, जिसमें टाउन पहुँचते ही मयंक लड़का है जिसके हॉस्पिटल आते ही मृत्यु डेथ घोषित कर दिया था, जिसकी 100 मोर्चरी रूम में दिखाया था, जिसका आज वारिस आए हैं। कल उनके एफआईआर दर्ज करवा दी, उसमें पोस्टमार्टम करवा के और 100 वारिसान को सुपुर्द कर दिया गया है। विपिन है जो सीरियस था, कल उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया था, जिसके वारिस गंगानगर में जन सेवा हॉस्पिटल में लेके गए थे, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। उसके चाचा सुदामा जी से मेरी जरिए टेलीफोन बात हुई थी, बता रहे हैं स्वास्थ्य ठीक है, फिलहाल ठीक है, स्वस्थ।
अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के तहत हनुमानगढ़ डीप सोसाइटी के सदस्यों की ओर से बधिर नागरिकों के समक्ष आ रही समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर शुक्रवार को अध्यक्ष हेमंत सिंह के नेतृत्व में कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। सभी डेफ लोगों को आने के लिए थैंक यू। सीएम साहब से मिलना है, उनसे मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग कलेक्टर साहब से मिलेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। हम लोग इसे मतलब फेस्टिवल के तौर पे बनाते हैं। वो सभी जैसे डेफ लोग आपस में मिलके डिस्कस करते हैं अभी आगे हमारी क्या समस्या है, क्या हमें चाहिए। जैसे कि लैंग्वेज, जैसे सभी की लैंग्वेज, हमारी जैसे बधिर लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज, उसको सभी लोग जैसे बोल देते हैं कि ये साइन, जैसे हम लोग सब लोग बात करते हैं तो उसको क्या है ना, सब कोई भी उसको मजाक नहीं उड़ाते हैं। हम लोग जब साइन में बात करते हैं तो वैसे मजाक उड़ाते हैं, ये क्या इशारों से हाथों को ऐसे वैसे कर रहे हैं। और हम लोग जैसे कहीं हमें जरूरत है, जैसे बात करनी है, हमें अभी पुलिस स्टेशन जाना है या कलेक्टर साहब से मिलना है, तो वहाँ हमें साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए दिक्कत आती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक इंटरप्रेटर हो कि जब हमें जरूरत हो तो वो हमारी बात आगे रख सके। किन्नर समाज की कल्याण भूमि के लिए जगह आवंटित करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को सुखदुआ समाज ने उपखंड अधिकारी दिव्या को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल नगर परिषद की पूर्व उप सभापति नगीनाबाई ने बताया कि हनुमानगढ़ में किन्नर समाज के किसी भी किन्नर का स्वर्गवास होने पर उसके शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि शव को दफनाया जाता है। किन्नर समाज की कल्याण भूमि न होने के कारण शव को दफनाने में काफी परेशानी होती है। हनुमानगढ़ जंक्शन जैसे हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने यहाँ हमारे को किन्नर समाज को, जितने भी हनुमानगढ़ के अंदर किन्नर समाज है उनको बुलाया है और एक मीटिंग ली है और उसके अंदर उन्होंने एक समझाया है, जैसे मतदान, जैसे आगे चुनाव आ रहे हैं भी, आप किस तरह मतदान करते हो, या कोई आपके किसी के वोट बने हुए हैं कि नहीं बने हुए, नहीं बने हुए। तो इन्होंने बताया है कोई फार्मूला, जैसे कोई फार्म दे करके भी आपके जितने भी हैं यहाँ पर उनके वोट बनवाओ, वोट बनवा के और आप बाहर जाते हो, जैसे हम बधाई वगैरह लेने जाते हैं बाहर, तो हम जिस घर में भी जाते हैं उस घर के अंदर 15-20-100 इतनी महिलाएं जेंट्स इकट्ठे होते हैं। तो मैडम ने एक भी बात कही है भी वहाँ भी आप सबको बताना है भी आप अपना मतदान, अपना वोट जरूर देना है, वो किसी को भी दे परंतु देना जरूर है, कोई वंचित ना रहे वजह से कोई वोट नहीं दिया हो। इसलिए हमारे को आज यहाँ कलेक्टर साहब ने बुलाया और एक हमने मांग रखी है कलेक्टर साहब से भी हमारे समाज के अंदर, जैसे किन्नर समाज के अंदर दाग नहीं लगता, जैसे कोई की डेथ हो जाती है बुढ़ा बुजुर्ग की, तो भाई दाग नहीं लगता तो हम दफनाते हैं। तो पर पहला पुरानी रिवाज में तो जैसे हम घरों के अंदर दफनाते थे, हमारे जैसे घर है उसी के अंदर दफनाना, तो वो अब छोड़ दिया हमने। तो मैडम से एक मांग की है भी हमारे को कोई ऐसी जगह मिले जहां हम एक किन्नर कल्याण भूमि बनाएं। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए राज्य में अन्य राज्यों के अवैध मदिरा की पूर्व रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर की ओर से जारी आदेश के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में आबकारी विभाग की ओर से 2 जगह अस्थायी आबकारी चेक पोस्ट स्थापित की गई है। एक चेक पोस्ट संग्रह तहसील में रतनपुरा व दूसरी भादरा तहसील में डाबड़ी में स्थापित की गई है। इनमें एक प्रभारी अधिकारी व 4 सिपाही का जाप्ता व वाहन तैनात किया गया है, जो 24 घंटे नाकाबंदी मुस्तैद रहता है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग की ओर से अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन व संग्रहण की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। आबकारी आयुक्त की ओर से भी 6 सितंबर से 20 सितंबर तक विशेष अभियान पूरे राज्य में चलाया गया। इसमें विशेष तौर पर बड़ी बरामदगी की कार्रवाई पर जोर दिया गया। इस अभियान में विभाग की ओर से कुल 25 प्रकरण दर्ज किए गए और 16 जनों को गिरफ्तार किया गया।
जहां अवैध शराब की तस्करी की आशंका है, वहां नाकेबंदी करवाई गई। पड़ोसी राज्य की सीमा से जिले के सटे होने के कारण विभाग की ओर से आबकारी चेकपोस्ट अस्थायी प्रकृति की स्थापित की गई है। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील में रतनपुरा व भादरा तहसील में डाबड़ी में आबकारी चेकपोस्ट स्थापित की गई है। इनमें एक प्रभारी आबकारी अधिकारी व 4 सिपाही का जाब्ता में वाहन तैनात किया गया है, जो 24 घंटे नाकाबंदी मुस्तैद किए हुए हैं। इसके अलावा अवैध शराब तस्करी की आशंका को देखते हुए अन्य संवेदनशील पॉइंट वहां नियमित रूप से सुबह शाम नाकाबंदी करवाई जा रही है। चौधरी ने बताया कि विभाग की ओर से हथकड़ के लिए विशेष तौर पर हनुमानगढ़ व संगरिया सर्किल के इलाके में अमरपुरा थेड़ी, गंगागढ़, सूरेवाला में पुलिस के सहयोग से नियमित कार्रवाई की जाती है। हनुमानगढ़ जंक्शन में ग्रेफ चौराहे व पल्लू टोल नाका पर नियमित नाकाबंदी करवाई जा रही है, ताकि अवैध शराब के परिवहन पर रोक लगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन और संग्रहण पे रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए हुए हैं। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा भी 6 सितंबर से 20 सितंबर तक एक विशेष अभियान पूरे राज्य में चलाया है, जिसमें विशेष तौर पे बड़ी बरामदगियों पर खास जोर दिया गया है। जहां अवैध शराब की तस्करी की आशंका है, वहाँ नाकेबंदियां करवाई गई हैं। पड़ोसी राज्यों के मद्देनजर विभाग के द्वारा आबकारी चेक पोस्ट अस्थायी प्रकृति की स्थापित की गई है। हनुमानगढ़ जिले में इस तरह की 2 चेक पोस्ट, एक रतनपुरा संगरिया में, एक डाबड़ी भादरा में आबकारी चेक पोस्ट स्थापित की गई है, जिसमें एक प्रभारी अधिकारी है और 4 सिपाही का जाब्ता में वाहन वहाँ तैनात किया गया है, जो 24 घंटे नाकेबंदी मुस्तैद किए हुए हैं। इसके अलावा अन्य जो पॉइंट्स हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं अवैध शराब की तस्करी की आशंका को देखते हुए, वहाँ नियमित सुबह शाम नाकेबंदी करवाए गए हैं। धानका एवं धानका को एक ही जाति मानकर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग पूरी होने से नाराज समाज के नागरिकों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। मांग पूरी न होने पर उन्होंने 2 अक्टूबर को भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। जिला प्रशासन होश में आए, गलत सरकार होश में आए, गलत सरकार होश में आए, गलत सरकार होश में आए, चौधरी मीनाज कुमार होश में आए, चौधरी मीनाज कुमार होश में आए, चौधरी मीनाज कुमार शासन होश में आए, जिला प्रशासन होश में आए, हमारी मांगे पूरी करे, हमारी मांगे पूरी करे, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, गलत सरकार होश में आओ, गलत सरकार होश में आओ। तो फिर दोबारा ज्ञापन देने आए हैं। पिछली 11 सितंबर को हमने ज्ञापन दिया, कोई हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले हमने कई बार जिला महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, राज्य सरकार को दे चुके हैं। ये हमारे को झूठा आश्वासन दे रहे हैं भी आपको जारी हो जाएगा, जारी हो जाएगा। आज तक इन्होंने हमें कोई भी हमारे समाज का ये जो है इसका कोई भी इन्होंने सोल्यूशन नहीं बताया। अभी क्यों नहीं जारी? हमारी ये मान रहे कि जो हमारा समाज का जो जाति प्रमाण पत्र कई सालों से रुका हुआ है, इसको जल्द से जल्द जारी किया जाए और जो हमारे समाज की जो एक छात्रावास है उसकी मंजूरी दी जाए, जिसमें देखो ये जोधपुर की हाई कोर्ट ने मंजूरी दे चुकी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को पीलीमंगा तहसील के गांव सरमसर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल भगत सिंह ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरामसर तहसील पीलीबंगा को क्रमोन्नत करवाने के लिए गत 1 वर्ष से लगातार बच्चों के अभिभावक, ग्रामीण शिक्षक समिति, ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का अनुशंसा पत्र उचित माध्यम से पीईओ, सीबीओ और डीईओ की ओर से मार्क कर अनुशंसा की गई है। तमाम प्रस्ताव व अनुशंसा पत्र शासन और प्रशासन व शिक्षा मंत्री के पास भिजवाए जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके विरोध में 8 दिन से ग्रामीण और अभिभावक विद्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं। सरपंच हरमंदर कौर ने बताया कि विद्यालय में 270 बच्चे अध्ययनरत हैं। प्रतिवर्ष 35 से 40 बच्चे 8वीं कक्षा पास करते हैं। विद्यालय के आस पड़ोस 10 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण बच्चों को अध्ययन जारी रखने के लिए सुनसान रास्तों से होते हुए घग्गर नदी क्षेत्र पार कर फिर 7 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की पटरी पर चलकर उसके बाद नेशनल हाईवे पार कर 12 किलोमीटर पर स्थित
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने जाना पड़ता है। इस तरह जोखिम भरे रास्ते होने के कारण अध्ययन के लिए जान जोखिम में डालकर बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावकों के लिए भी परेशानी का सबब है। ग्रामीणों की ओर से शिक्षा विभाग व जनप्रतिनिधियों को बार बार गुहार लगाने के बाद थक हारकर 5 सितंबर से विद्यालय के समक्ष बेमियादी धरना लगा दिया गया, लेकिन प्रशासन ने धरने पर बैठे ग्रामीणों की सुध नहीं ली। मजबूरन ग्रामीणों व अभिभावकों ने अपने बच्चों को विद्यालय में अनुपस्थित रखकर आंदोलन में शामिल करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। जनता ने ग्रामवासियों ने साथ दिया है किसी कार्यक्रम को, हमें कोई दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, हमें कामयाबी मिलेगी। और इस कार्यक्रम के आज का जो मुख्य कार्यक्रम है, हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे और उसके बाद कल या परसों से हम बच्चों को यहाँ पर धरना स्थल पर बिठाएंगे और चक्का जाम करेंगे। और इसी कार्यक्रम को लेते हुए हम आप लोगों को सभी को ये नहीं सोचना है कि हम इस काम जरूरी है, काम करना मजबूर कर गया हमारा काम के अंदर सभी गरीब भाई बहन है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मताधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर रुक्मणी दयाल की अध्यक्षता में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर ने ट्रांसजेंडर समाज के बीच होने वाले भेदभाव तथा उनको आ रही दिक्कतों पर खुलकर चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद शहर के ट्रांसजेंडर्स को वोटिंग राइट्स के लिए जागरूक करना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एपिक कार्ड बनवाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा सके। इस तरह के आयोजन से ट्रांसजेंडर्स को जानकारी मिलेगी, तभी उनके मुद्दे सशक्त रूप से सामने आ सकेंगे। स्वीप की जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसके अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस हैं उसमें ट्रांसजेंडर्स को बुलाया गया था और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो जो है मतदान का जो प्रोसेस है उसमें सहभागी बने। जिन भी ट्रांसजेंडर्स की वोट नहीं बनी हुई और उनको एपिक कार्ड नहीं है उनके पास, उनको हमने प्रेरित किया कि वो अपने एपिक कार्ड्स बनाएं। उनको ये भी जागरूक किया गया कि अब जो है थर्ड जेंडर करके एक ऑप्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने दी है। अगर वो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो वो थर्ड जेंडर के साथ आइडेंटिफाई करके भी अपना एपिक कार्ड बना सकते हैं। कुछ ट्रांसजेंडर्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, कि वो अपना जैसे आधार कार्ड और अन्यथा डॉक्यूमेंट्स, उनको भी हमने प्रेरित किया है कि वो हमारे पास आएँ, हम उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे कराएंगे ताकि वो जो है वोटिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। मेजर समस्या थी कि जैसे जो पंजाब से शिफ्ट हो गए या हरियाणा से शिफ्ट हो गए और वो यहाँ रहते हैं तो उनको एपिक कार्ड बनाने में समस्या आ रही थी, पर अब जो इलेक्शन प्रोसेस में एपिक कार्ड बनाने की प्रोसेस को इतना सरल कर दिया गया है कि हमने उनको समझाया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं, कौन से नहीं हैं, और जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो किस प्रकार से हम सहयोग करके उनके बनवा देंगे ताकि उनके एपिक कार्ड्स बन सकें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।